भाई ये फोर्जा इतनी बड़ी स्क्रीन पे कैसे खेल रहे हो? अरे ये तो इस RX5 प्रोजेक्टर का कमाल है, 160 स्क्रीन तक जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो मैं खेलता हूँ भाई, ये तो भाई फर्स्ट पर्सन में तो ऐसा लग रहा है मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ यार। ये तो क्रेजी है। सो आप देख ही रहे हो कि भाई हम यहाँ पे GTA 5 खेल रहे हैं, वो भी इतने बड़े प्रोजेक्टर पे। एंड इवन GTA 5 ही नहीं बल्कि फोर्जा और स्पाइडरमैन जैसे गेम्स को इतने बड़े स्क्रीन पे खेलने का एक्सपीरियंस ही तगड़ा है। अब हमारे पास भाई लाखों रुपए तो है नहीं कि भाई बड़े बड़े टीवीज ले पाए, इसलिए हम यूज कर रहे हैं 20,000 का ARC5 प्रोजेक्टर। तो ये लुमियो ने भेजा रिव्यू के लिए, जहाँ हमने एक वीक इसे अच्छे से टेस्ट किया एंड फिर वापस भी चला जाएगा। पेड रिव्यू नहीं है, सो आपको जनरली सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, एंड पूरा सेटअप भी भाई बता दूंगा इसमें कि क्या स्पेक्स हैं, इसका रिमोट कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा मिलता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि मूवीज देखते टाइम और गेमिंग करते टाइम कैसा एक्सपीरियंस आता है। बट उससे पहले चलते हैं भाई अनबॉक्सिंग पे। तो ये रहा लुमियो ARC5 प्रोजेक्टर का बॉक्स। इसे ओपन करते ही लुमियो की टीम से एक स्पेशल मैसेज देखने को मिलता है। उसके नीचे दिए गए हैं 2 AAA बैटरीज, जो कि वेल हमारे केस में फॉर सम रीजन काम नहीं करे। बट एनीवेज आगे बढ़े तो उसके जस्ट नीचे है ये ARC5 प्रोजेक्टर। इसके यूजर मैनुअल के साथ ही साथ उसके बगल में रखा है इस प्रोजेक्टर का पावर करने वाला पावर ब्रेक एंड साथ ही साथ इसका स्मार्ट रिमोट, जिससे आप प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर पाओगे। चलो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रोजेक्टर को बनाने वाली कंपनी के बारे में, एज ये थोड़ा सा नया ब्रांड है। तो इस कंपनी का नाम है लुमियो एंड ये एक इंडियन ब्रांड है बेस्ड इन बैंगलोर। इस कंपनी ने कुछ टाइम पहले मार्केट में एंट्री की थी अपने विजन 7 और 9 टीवीज के साथ, और अब इन्होंने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, जिसमें से एक तो ये रहा लुमियो ARC5 एंड साथ ही साथ इसका बड़ा भाई ARC7 भी लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ने से पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये ARC5 प्रोजेक्टर एक LED प्रोजेक्टर है जो कि अप टू 1080p रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट करता है। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी ब्राइटनेस 200 ANSI लुमेंस तक जा सकती है एंड साथ ही साथ इस प्रोजेक्टर में HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें स्पीकर्स भी बिल्ट इन आते हैं, एज हमें देखने को मिलता है एक 5 वॉट का स्पीकर विद सपोर्ट फॉर डॉल्बी ऑडियो, जिसकी टेस्टिंग हम और डिटेल में करेंगे। बट हाँ, आप एक्सटर्नल स्पीकर्स को भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, एज इसमें बिल्ट इन गूगल टीवी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसे बिना किसी डिवाइस को कनेक्ट करे भी यूज कर पाओगे फॉर स्ट्रीमिंग कंटेंट। एज में बिल्ट इन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और भी काफी सारे ऐप्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आता है एक मीडियाटेक का प्रोसेसर अलॉन्ग विद 2GB ऑफ रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज। कनेक्टिविटी के नाम पर इसमें Wi-Fi 5 देखने को मिलता है अलॉन्ग विद ब्लूटूथ 5.1, जिसके थ्रू आप ब्लूटूथ डिवाइसेस जैसे कि हेडफोन्स, स्पीकर्स को कनेक्ट कर पाओगे। अब थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट लगता कैसा है। तो नॉर्मल प्रोजेक्टर से कंपैरिजन में इसका डिजाइन काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये एक वर्टिकल डिजाइन को फीचर करता है, जिसका साइज भी काफी छोटा है, जिससे ये काफी इजी टू कैरी भी बन जाता है। फ्रंट से स्टार्ट करें तो टॉप पर हमें देखने को मिलता है इसका लेंस, जो कि एक्चुअल प्रोजेक्शन में काम आता है। उसके नीचे एक TOF सेंसर दिया गया है, जो कि इसके ऑटो एडजस्टमेंट और ऑटो फोकस वाले फीचर्स के लिए यूज किया जाता है। दोनों ही लेफ्ट और राइट साइड काफी क्लीन है, एज यहाँ पर सिर्फ ब्रांडिंग देखने को मिलती है। टॉप पोर्शन पर हमें देखने को मिलता है इसका पावर बटन, जिसके थ्रू आप इस प्रोजेक्टर को पावर ऑन या ऑफ कर पाओगे, साथ ही साथ इसे स्लीप मोड में डाल पाओगे। बॉटम पोर्शन में एक छोटा सा प्लास्टिक का स्टैंड है, जिसको कंपनी अंडरस्टैंड बुलाती है। इसके थ्रू आप प्रोजेक्टर को काफी सही एंगल पर एडजस्ट कर पाओगे। उसके जस्ट बगल में एक माउंटिंग होल भी है, जिसके थ्रू आप ट्राइपॉड पर माउंट कर पाओगे इस प्रोजेक्टर को। बात करें अगर बैक साइड की, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, जैसे टॉप पर इसके स्पीकर ग्रिल्स हैं और ARC5 के लोगों के जस्ट नीचे एक फैन है फॉर वेंटिलेशन, बिकॉज प्रोजेक्टर्स काफी गर्म भी होते रहते हैं नॉर्मली जिसके टाइम। फैन के नीचे सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे राइट पर है इसका पावर आउटपुट का पोर्ट, जो कि 65 वॉट तक की आउटपुट को सपोर्ट करता है। उसके बगल में एक HDMI 2.0 वाला पोर्ट है, जिसके थ्रू आप कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे। और हाँ, हमने इसमें गेमिंग कंसोल्स को भी टेस्ट किया है, जिसकी हम बात आगे करेंगे। खैर, उसके बगल में मिलता है एक USB पोर्ट फॉर एक्सेसरीज और उसके बगल में एक ऑडियो जैक है, जिसके थ्रू आप स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोर्ट्स के बीच में ब्लैक सा डॉट कैसा है। सो ये एक IR रिसीवर है, जो कि रिमोट के कमांड्स के लिए यूज किया गया है। रिमोट की बात हो ही रही है, तो अब रिमोट को भी देख लिया जाए। वेल, ये रिमोट काफी मॉडर्न सा लगता है, ऐसे काफी सारे यूजफुल बटन दिए गए हैं। टॉप पर एक पावर बटन है, जिसके जस्ट बगल में फोकस को एडजस्ट करने के लिए भी एक शॉर्टकट है, और इसके नीचे है वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज, बट सैडली इसमें म्यूट का स्विच देखने को नहीं मिलता है। उसके बगल में क्विक एक्सेस के लिए दिए गए हैं YouTube, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के शॉर्टकट बटन्स। नीचे यहाँ पर एक गूगल असिस्टेंट का बटन भी है, जिसके थ्रू आप वॉइस कमांड्स दे सकते हो। उसके बगल में सेटिंग्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए भी एक बटन मिलता है। डायरेक्शनल पैड और ओके बटन भी दिया गया है जस्ट नीचे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक TLDR का भी बटन दिया गया है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सिंस ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, तो इसके सॉफ्टवेयर का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें हमें गूगल टीवी का सपोर्ट देखने को मिलता है अलॉन्ग विद Android 11। फर्स्ट बूट एंड सेटअप करते टाइम कोई भी इश्यूज फेस करने नहीं पड़ते, एज आप इसमें अपने फोन के थ्रू भी सेटअप कर सकते हो। सेटअप होता ही गूगल टीवी का इंटरफेस देखने को मिलता है, एंड साथ
साथ ही साथ बेसिक ऐप्स जैसे कि यूट्यूब वगैरह के सपोर्ट देखने को मिल ही जाता है। और उसके साथ आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार सब इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। सिंस गूगल टीवी के OS पे चलता है तो इसमें प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप कोई से भी ऐप से इंस्टॉल कर पाओगे। इसके सॉफ्टवेयर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फीचर इंटीग्रेट किया गया है, जो कि पहले थोड़ा अजीब लगा बट यूज करने के बाद मुझे काफी यूजफुल लगा। इस फीचर का नाम है TLDR एंड आप सोच रहे होगे कि इसका मतलब तो टू लॉन्ग डिडंट रीड हुआ ना। एंड इस वर्ड का फुल फॉर्म तो यही है, बट ये फीचर काम भी ऐसे ही करता है। एज इसमें आप अपने हिसाब से स्पोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जिसके बाद क्रिकेट के स्कोर्स, फुटबॉल के रिजल्ट्स, हाइलाइट्स ऑफ अदर स्पोर्ट्स सारे इसमें इंटीग्रेटेड हैं एंड क्विक एक्सेस के लिए इसमें काफी काम आता है। इसमें लेटेस्ट और ट्रेंडिंग म्यूजिक का भी एक सेक्शन मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे तो काफी यूजफुल लगा। आई होप कंपनी और भी स्पोर्ट जैसे कि टेनिस और F1 को भी यहाँ पे ऐड करे। सॉफ्टवेयर की तो बात हो ही गई, अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इसकी एक्चुअल प्रोजेक्शन कैसी है, बिकॉज देखो अगर प्रोजेक्शन की क्वालिटी खराब हुई ना तो सारे ही फीचर्स यूजलेस रहेंगे। बट थैंकफुली यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, एज प्रोजेक्शन क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। फिजिकल ओवरव्यू के टाइम मैंने आपको बताया था कि इसके लेंस के नीचे एक TOF सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इसके ऑटो कीस्टोन और ऑटो फोकस वाले फीचर्स के लिए काम में आता है। एंड ये दोनों ही फीचर्स काफी अच्छे से काम भी करते हैं। हमने स्क्रीन के लिए एक वाइड बैकड्रॉप का यूज किया था एंड डिफरेंट एंगल्स पर ट्राई करने के बाद भी ये स्मार्टली डिटेक्ट कर रहा था स्क्रीन को। चलो अब स्क्रीन साइज की भी बात कर लेते हैं। एज प्रोजेक्टर्स के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो लूमियो ये क्लेम करती है कि इनका प्रोजेक्टर अप्रॉक्स 100 इंच तक जा सकता है 8.7 फीट के डिस्टेंस पर, एंड हमारे टेस्टिंग में भी हमें यही देखने को मिला। हमने प्रोजेक्टर को एग्जैक्ट 8.7 फीट के डिस्टेंस पर रखा एंड अप्रोक्सीमेटली 100 इंच की स्क्रीन भी विजिबल थी। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने इसे मेजर भी किया था, बट उसके बियॉन्ड जाने का कोई सेंस नहीं बनाता है, बिकॉज फिर इमेज क्वालिटी में इश्यूज आने लगते हैं। 100 इंच तक तो अगर आप एक प्रॉपर सेटअप करते हो अपने रूम में, इस प्रोजेक्टर को एक ही जगह रख के एक प्रोजेक्टर वाली डेडिकेटेड स्क्रीन सेटअप करके, तो इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी ब्राइटनेस की। तो जैसा कि मैंने पहले में मेंशन किया था, यहाँ पर हमें 200 ANSI लूमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब अगर ये लूमेंस को स्पेसिफाई करूं तो ये डिटरमाइन करता है कि ये प्रोजेक्टर कितना ब्राइट हो सकता है। तो जितना ज्यादा लूमेंस की वैल्यू होती है उतना ज्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी और ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है आपको। और सच बोलूं तो इसकी ब्राइटनेस से ना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, एज हमने रूम को कम्प्लीटली डिम करना पड़ जा रहा था हर बार। थोड़ी सी भी लाइट कहीं से अगर आ रही थी तो एक्सपीरियंस खराब हो जा रहा था। इसको टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इसके बड़े भाई RX 7 जिसमें 400 ANSI लूमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वो तो इससे काफी ज्यादा बेटर होगा, एज सिंस उसमें तो लूमेंस की नंबर ही डबल है। देखो प्रोजेक्शन की क्वालिटी के साथ ही साथ एक और चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टर्स के लिए, वो तो है स्पीकर्स, बिकॉज इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए वो काफी जरूरी होते हैं। इस प्रोजेक्टर का छोटा साइज देखकर मुझे तो पर्सनली उतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट जैसा ही हमने थोड़ी टेस्टिंग स्टार्ट करी तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। अगर आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी रूम में सेटअप करना चाहते हो तब इसकी स्पीकर क्वालिटी उसके लिए मोर देन इनफ है, एंड चांसेस है कि आप 100% वॉल्यूम तो इससे यूज भी नहीं करोगे। इसका 5 वॉट का स्पीकर सेटअप भले ही सुनने में उतना कुछ खास नहीं लगता है, बट रियल वर्ल्ड में इसकी क्वालिटी अलाउंडेस काफी ज्यादा अच्छी है। Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. My actions? इसके स्पीकर्स की क्वालिटी तो इतनी अच्छी है कि ये मुझे पर्सनली एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी काफी अच्छा ऑप्शन लगा, एंड ब्रांड ने भी इस बात का ध्यान रखा है। इसके सेटिंग्स में जाकर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर मोड को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कोई सा भी डिवाइस पर इसका ऑडियो आउटपुट का मजा ले पाओगे। अब इतनी बड़ी स्क्रीन का फायदा ही क्या है अगर आप इस पे गेम्स ही नहीं खेले। तो गेमिंग टेस्ट के लिए भी हमने अपने सारे कंसोल्स को इस पर कनेक्ट कर दिया और अच्छे से टेस्ट किया। फिर स्टार्ट करते हैं एक ऐसे गेम से जिसका मजा तो आपको बड़े स्क्रीन पर ही खेल के आएगा। मैं बात कर रहा हूँ Forza Horizon 5 की। इतने बड़े स्क्रीन पर मेक्सिको में गाड़ी चलाने का अलग ही फील आ रही थी, एंड कम्प्लीटली डिम रूम में गेमिंग का एक्सपीरियंस भी काफी अलग था। सेफ टू से कि मैं एकदम खो ही गया था गेम में। कलर्स वगैरह ऑन पॉइंट थे, एंड इतने बड़े स्क्रीन पर खेल के ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मैं खुद ही चला रहा हूँ। Forza के बाद हमने सोचा कि क्यों ना पेस को थोड़ा बढ़ाया जाए, इसलिए मेक्सिको के बाद हम पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी में स्काईलाइंस को एक्सपीरियंस करने के लिए एज स्पाइडरमैन। देखो स्पाइडरमैन 2 जैसे गेम को खेलने में ऑलरेडी मजा आता ही है, एज स्विंगिंग के टाइम काफी सही लगता है, एंड इस प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर खेलने के बाद एक्सपीरियंस और भी सरल हो जाता है। गेम को हमने सारे मोड्स पर टेस्ट किया, एंड ये सारे मोड्स पर सही चल रहा था। एक और गेम जो कि बड़े स्क्रीन के लिए ही बना है वो तो है साइबरपंक। कंप्लीटली डिम रूम में नाइट सिटी का एक्सपीरियंस तो काफी अलग हो जाता है, एंड सच बता रहा हूँ आपको जरूर से एटलीस्ट साइबरपंक जैसे गेम को एटलीस्ट एक बार ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। ग्राफिक्स के मामले में साइबरपंक आज भी मेरे लिए तो टॉप पर आता है, एंड इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों ही क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मोड पर खेला। इतने बड़े स्क्रीन पर गेमिंग कर ही रहे हैं तो फीफा खेलना तो बनता ही है। भले ही मेरी रियल लाइफ फुटबॉल स्किल तो इतनी अच्छी नहीं है, बट गेम को ऐसे एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं फील्ड पर फुटबॉल खेल रहा हूँ। अगर तो आप नहीं देर अपने फ्रेंड्स के साथ फीफा राइट रखते हो तब ऐसे गेम को इस प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर खेलने का अलग ही मजा आ जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट GTA 5 को हम कैसे ही भूल सकते हैं। जस्ट लाइक अदर गेम्स GTA को भी इतने बड़े स्क्रीन पर खेलने का एक्सपीरियंस काफी सही था। इनपुट लेटेंसी का एक बड़ा सवाल आता है सबके दिमाग में जब बात होती है प्रोजेक्टर्स की, एंड आपको इस पर कंपैरेटिव शूटर्स खेलना तो
तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ नॉर्मल स्टोरी गेम्स को खेलते टाइम हमें कोई भी इनपुट लेटेंसी फील नहीं हुई। इतने बड़े स्क्रीन पर GTA 5 को खेलने के बाद मेरा मन तो कर गया इसकी स्टोरी को वापस से रिप्ले करने का। अब एज अ फिल्म एंथुसियास्ट मेरा तो बहुत मन करता है अपने घर पे एक होम थिएटर सेटअप करने का, बट वेल ये कभी पॉसिबल तो नहीं हो पाया सिंस प्रोजेक्टर्स काफी एक्सपेंसिव आते हैं एंड ओवरऑल सब कुछ सेटअप करने में ना काफी महंगा खर्चा हो जाता है। बट लूमियो के इस प्रोजेक्टर पर मूवीज देखने के बाद मुझे तो ऐसा फील हुआ कि एक नॉर्मल रूम में टीवी की जगह अगर मैं एक वाइट प्रोजेक्शन स्क्रीन और ये प्रोजेक्टर को ले लूं तब मूवीज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। आई मेड श्योर कि इस पे अपनी कुछ फेवरेट फिल्म्स देखूं, इसलिए द बैटमैन और टॉप गन मैवरिक पूरी की देख डाली एंड वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। चलो प्रोजेक्टर की तो काफी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो लूमियो ने इस प्रोजेक्टर को काफी एग्रेसिवली प्राइस किया है। एज ए इंडियन मार्केट में 20,000 रुपए का मिलता है, ऑफलाइन स्टोर में तो नहीं, आप इसको अमेजोन से ऑर्डर कर पाओगे। आफ्टर सेल सपोर्ट की बात करें तो वेल इस पर कॉमेंट करना थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए सिंस ये एक नया ब्रांड है, बट कंपनी क्लेम करती है कि इनके प्रोजेक्टर्स पर 1 साल की वारंटी है और 200 प्लस सर्विस सेंटर्स भी हैं अक्रॉस इंडिया, तो अगर कोई भी इशू आता है तो उसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक नया ब्रांड है तो इनकी सर्विस कैसी रहती है, इनके प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो जानने में टाइम लगेगा अभी तो। अब एक बड़ा सवाल जो कि आपके दिमाग में आ सकता है वो तो ये है कि क्या ऐसा प्रोजेक्टर किसी टीवी को रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं। तो देखो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्टर्स का यूज केस काफी डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयर टू टीवीज। भले ही आपको प्रोजेक्टर पर बड़े स्क्रीन का मजा मिलेगा, बट अगर क्वालिटी की बात आती है ना तो वहाँ टीवीज का कोई भी कंपटीशन नहीं है। एज मार्केट में OLED QLED टीवीज के ऑप्शंस काफी सुपीरियर होते हैं। इनफैक्ट लूमियो खुद जो कि इस प्रोजेक्टर को बना रही है उनके पास तो खुद मिनी LED और QLED टीवीज के काफी ऑप्शंस भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, इस प्रोजेक्टर के साथ ही साथ आपको ब्राइटनेस का इशू हो सकता है। सिंस एक कंप्लीटली डिम रूम चाहिए रहेगा आपको, तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्टर को एज अ टीवी रिप्लेसमेंट तो लेना सेंस नहीं बनाएगा। इंस्टेड मेरे हिसाब से ये गेमिंग रूम या फिर थिएटर रूम के लिए एक बहुत अच्छा काम करेगा। सो देखो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए देन ये समझ लो कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना वीडियो में देखने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकल यूज केस निकालना मुश्किल हो जाता है सिंस इसमें लिमिटेशंस तो होती हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्टर को बेस्ट वर्क कराने के लिए इसके लिए आपके पास एक डिसेंट साइज का रूम होना चाहिए, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन के बीच में ज्यादा ऑब्स्टिकल्स ना हो, एक व्हाइट पर्दा या फिर स्क्रीन हो, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रूम को बिल्कुल ब्लैक आउट कर सको, बिकॉज थोड़ी भी लाइट आती है ना तो क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। इसलिए इन सब लिमिटेशंस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी तो प्रोडक्ट काफी बढ़िया है, स्पीकर स्पेशली बहुत बढ़िया है, एंड नॉट टू फॉरगेट गूगल टीवी का सपोर्ट से लाइव जरूर आसान हो जाती है। अगर मार्केट में दूसरे प्रोजेक्टर्स देखते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं एज वो लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम्स पर नहीं चल रहे होते हैं। नॉट ओनली दैट बट उसके चक्कर में नेटफ्लिक्स जैसे एप्स तो उन पर काम ही नहीं करते हैं। तो हाँ, इन कंपैरिजन तो सिमिलर प्राइस रेंज वाले प्रोजेक्टर्स से बेटर आर्क 5 ही है, एंड ये उन यूजर्स के लिए जो कि एक एंट्री लेवल प्रोजेक्टर की तलाश में है। सो बस यही था लूमियो प्रोजेक्टर के रिव्यू में। अगर आपको प्रोजेक्टर से काम नहीं चलेगा तो ये OLED मॉनिटर चेकआउट कर लेना MSI का, बहुत ही क्रेजी दिखता है। इसकी वीडियो आपको लेफ्ट में मिल जाएगी, एंड PSI स्लिम सेकंड हैंड अगर लेना चाहते हो तो वो जानने के लिए आप राइट में वीडियो देख लो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, टेक गॉसिप चैनल सब्सक्राइब कर देना। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।